फूल न सिर्फ पौधों की शोभा बढ़ाते हैं बल्कि आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स में एक विशिष्ट कार्य का संपादन भी करते हैं। इसमें पौधे की नर तथा मादा प्रजनन संरचनाएं होती हैं जो युग्मकों यानी गमीट्स को जन्म देती हैं। नर जनन संरचना को पुंकेसर कहते हैं तथा मादा जनन संरचना को स्त्री केसर कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ नर जनन संरचना यानी पुंकेसर के बारे में बात करेंगे। यह दो भागों से मिलकर बना होता है, परागकोश तथा तंतुडंठल। पराग कण या लघु बीजाणुओं का निर्माण इसी परागकोश के अंदर होता है। पराग कणों में नर युग्मक होते हैं जो मादा युग्मक के साथ संलयित होकर के युग्मनज बनाते हैं। पराग कणों या लघु बीजाणुओं के बनने की इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। यहाँ माइक्रोस्पोर का अर्थ है पराग कण या लघु बीजाणु तथा जेनेसिस का अर्थ है जनन। तो आइए लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हम अपने पुंकेसर को पास से देखते हैं। तो एक आवृत बीजी का पुंकेसर सामान्यतः कुछ ऐसा दिखता है। यह परागकोश है तथा यह तंतुडंठल है। तंतुडंठल एक डंठल जैसी संरचना है जो परागकोश को फूल से जोड़ती है। परागकोश यह अंडाकार संरचना होती है। परागकोश इन दो अंडाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है जिन्हें पाली या लोब कहते हैं। बहुत से आवृत बीजियों के पुंकेसर द्विपालित होते हैं क्योंकि यह दो पालियों से मिलकर बनते हैं। अब यदि इस पुंकेसर को हम यहाँ ठीक बीच से काटते हैं तो इस पुंकेसर की अनुप्रस्थ काट कुछ ऐसी दिखेगी। आइए इसे पास से देखते हैं। तो यह एक पाली है और एक पाली यह है। इन द्विपालित पुंकेसरों के भीतर यह कोष्ठ है यानी थेका है। यह कोष्ठ एक नली के जैसी संरचना होते हैं और इन कोष्ठों के भीतर परागपुटी यानी पॉलन सैक्स होते हैं जिनके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। अब प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, एक इस पाली में और एक इस पाली में। ऐसे पुंकेसरों को द्विकोष्ठी पुंकेसर कहते हैं। अब यहाँ जो आप गुलाबी बिंदु देख रहे हैं यह वह कोशिकाएं हैं जो अर्धसूत्री विभाजन से गुजर के परागकण बनाएंगी। तो चलिए इस पुंकेसर को हम थोड़ा पास से देखते हैं। यह पुंकेसर की अनुप्रस्थ काट है। यह देखने में कुछ तितली के जैसा लगता है और यहाँ 4 कोष्ठ हैं। यह पुंकेसर इस बाह्य परत से ढका होता है जिसे हम एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं। इस बाह्य त्वचा के बाद एक और परत होती है जिसे हम एंडोथीसियम कहते हैं और इस एंडोथीसियम के बाद आती है कोशिकाओं की एक और परत जिसे हम मध्य परत कहते हैं। यह 3 परतें उन कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं जो आगे चलकर पराग कणों में विकसित होंगी। जो कोशिकाएं आगे चलकर पराग कणों में विकसित होती हैं उन्हें हम बीजाणुजन कोशिकाएं या बीजाणुजन ऊतक कहते हैं और यह पुंकेसर के अंदर इन चारों कोनों में कोष्ठों के भीतर स्थित होती हैं। यह गुलाबी कोशिकाएं बीजाणुजन कोशिकाएं हैं और यही आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन से गुजरेंगी और पराग कणों का निर्माण करेंगी। यह बीजाणुजन कोशिकाएं एक और परत से ढकी रहती हैं जिसे हम टेपिटम कहते हैं। यह इन कोशिकाओं को ढकने वाली सबसे आंतरिक परत है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जो विकसित होते हुए पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। संयोजी कोशिकाओं में संवहनी ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो पुंकेसर को पोषण प्रदान करते हैं। चलिए प्रत्येक पृष्ठ में स्थित बीजाणुजन कोशिका को पास से देखते हैं। तो यह जो गुलाबी कोशिकाएं हैं इनमें से प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकण बनाने में सक्षम होती है और यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार दिखती है। अब बीजाणुजन ऊतक के भीतर की वह प्रत्येक कोशिका जो 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजर सकती है पराग मात्र कोशिका या पीएमसी कहलाती है। तो यह द्विगुणित पीएमसी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाती है और यह अगुणित लघु बीजाणु इस तरह की 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। आगे चल करके इन चारों में से प्रत्येक लघु बीजाणु पराग कण में विकसित हो जाता है। आइए इस अगुणित लघु बीजाणु कोशिका को पास से देखते हैं। तो एक लघु बीजाणु कोशिका कुछ ऐसी दिखती है। यह बीच में अगुणित केंद्र की होता है और यह एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। यह झिल्ली 2 परतों से घिरी होती है, बाह्यचोल व अंतःचोल। अंतःचोल सेल्यूलोज तथा पेक्टिन से बनी एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन या संतत झिल्ली होती है तथा बाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से बनी एक कठोर झिल्ली होती है। यह स्पोरोपोलिनिन धरती पर पाए जाने वाले कठोरतम जैव पदार्थों में से एक है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि इसके यहाँ होने की वजह क्या है?
चलिए हम बताते हैं। तो बाह्य चोल अंतः चोल की तरह संतत नहीं होता, इसमें रिक्त स्थान होते हैं और यह खाली स्थान यहाँ ऐसे ही नहीं है, इनके यहाँ होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसे समझने के लिए आइए पहले यह समझते हैं कि इस कोशिका के साथ होता क्या है। जब परागकण विकसित होता है तो यह अगुणित कोशिका समसूत्री विभाजन से गुजरती है और 2 कोशिकाएं बनाती है। एक कोशिका में अनियमित आकार का एक बड़ा केंद्रकी होता है और यह एक बड़ी कोशिका होती है। बनने वाली दूसरी कोशिका में एक छोटा केंद्रक होता है और थोड़ा जीव द्रव्य होता है। इस बड़ी कोशिका को कहते हैं कायिक कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, और इस छोटी कोशिका को कहते हैं जनन कोशिका या जनरेटिव सेल, जो इस कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। अब इन कोशिकाओं का कार्य क्या है, यह समझने के लिए हम अपने फूल के चित्र पर वापस चलते हैं। तो हमारा परागकण 2 कोशिकाओं में विभाजित हो गया है, जिसमें यह बड़ी कोशिका कायिक कोशिका है तथा छोटी कोशिका जनन कोशिका है। सामान्यतः परागकण पुंकेसर द्वारा इसी द्विकोशिकीय अवस्था में मुक्त किए जाते हैं। इस अवस्था में बहुत से पुष्पी पादपों के पुंकेसर प्रस्फुटित होकर के खुल जाते हैं तथा परागकण या लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। इन परागकणों को वातावरण से परागण के विभिन्न अभिकर्मकों द्वारा स्त्री केसर के इस भाग पर गिरा दिया जाता है, जिसे हम वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। अब हमारा मादा युग्मक यहाँ नीचे इन छोटी पालियों में होता है। अब इस नर युग्मक को किसी प्रकार से यहाँ पहुँचना है। अब ये ऐसा कैसे करते हैं, तो यहाँ काम आती है हमारी कायिक कोशिका। यह कायिक कोशिका बढ़ने लगती है और परागनली में विकसित होती है। तो यह है हमारी परागनली। तो एक बार जब यह बन जाती है तो जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 परिपक्व नर युग्मक बनाती है जो अगुणित होते हैं। यह नर युग्मक परागनली के माध्यम से इस मादा युग्मक तक पहुंच जाते हैं, जहां वह संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब युग्मनज के बनने के बाद क्या होता है, इसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे।